हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीटीआरएम के डायनेमिक्स के। आज के इस लेक्चर में हमें 4 जेईई एडवांस लेवल के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और मान लो ये दो रफ इंक्लाइंड है, ये तो ग्राउंड है और ये दो रफ इंक्लाइंड हैं। ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 53 डिग्री है। ठीक है, ये इंक्लाइंड इनफ रफ है, इनफ रफ, और ये इंक्लाइंड भी इनफ रफ है, रफ इनफ, इनफ रफ। ठीक है, दोनों इंक्लाइंड काफी रफ हैं, रफनेस की टेंशन मत लो, काफी रफ हैं। और देखो यहां पे एक स्टेशनरी रियल पुली लगी हुई है, रियल पुली डिस्क, स्टेशनरी रियल पुली डिस्क। ठीक है, और इसका मास कितना है रियल पुली डिस्क का? 2 kg, रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पे सॉलिड सिलेंडर है और यहां पे सॉलिड स्फीयर है। ये है सॉलिड सिलेंडर और यहां पे रस्सी सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे बंधी हुई है। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग है, और जो कि इस रियल पुली डिस्क के ऊपर से होती हुई ये रस्सी यहां पे सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे बंधी हुई है। ठीक है, ये मेरा है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड सिलेंडर का मास 10 kg और रेडियस 20 सेंटीमीटर गिवन है। सॉलिड स्फीयर का मास 4 kg और रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और ऐसा गिवन है दोनों इंक्लाइंड इनफ रफ हैं, काफी रफ है, उसकी टेंशन मत लो। और यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास और सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। मतलब दोनों इंक्लाइंड इनफ रफ हैं कि ये दोनों ही प्योर रोलिंग करेंगे इंक्लाइंड्स पे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट क्या करना है, सॉलिड सिलेंडर सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, और दोनों का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, और रस्सी के इस पोर्शन में और इस पोर्शन में टेंशन फाइंड आउट करो, टेंशंस। और देखो ये रियल पुली डिस्क तो स्टेशनरी है, ये केवल रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकती है। तो इस रियल पुली डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो mg फोर्स आएगा 100 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 100 कोस 37 और 100 साइन 37। 100 साइन 37 क्या हो जाएगा, 100 या 300 भाग में 5 60 न्यूटन, और 100 कोस 37 80 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी N1 बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन सॉलिड सिलेंडर 80 न्यूटन। सही बात है। मान लो इस रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T1 और रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T2। ठीक है, और
इस सॉलिड स्फीयर पे mg फोर्स आएगा 40 न्यूटन। उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 40 कोस 53, 40 साइन 53, 40 साइन 53 क्या हो जाएगा 32 न्यूटन, 40 कोस 53 120 भाग में 5 24 न्यूटन। ठीक है, मुझे यहां पे कुछ नहीं पता कि ये सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर किस सेंस में प्योर रोलिंग करेंगे, मेरे को कुछ फीलिंग नहीं आ रही। ठीक है, तो अपने पास ऐसा मान लो लेट ये सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड ऐसे प्योर रोलिंग करेगा ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, मतलब इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड ए, और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमता हुआ प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा डाउन द इंक्लाइंड। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो α1। और देखो ये जो रस्सी है यहां पे इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से बंधी हुई है, और इस पुल्ली के ऊपर से होती हुई सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे बंधी हुई है। यहां पे रस्सी सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे, पुल्ली के ऊपर से होती हुई सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे। तो सीधी सी बात है, जो सॉलिड सिलेंडर का एक्सेलरेशन ए होगा डाउन द इंक्लाइंड, तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन उतना ही अप द इंक्लाइंड आ जाएगा ए। ठीक है, तो मतलब सॉलिड स्फीयर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे प्योर रोलिंग करेगा अप द इंक्लाइंड। मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा α2। ठीक है, मतलब मैंने ऐसा मान के चला है कि ये सॉलिड सिलेंडर ऐसे डाउन द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करेगा, तो ऑब्वियसली सॉलिड स्फीयर अप द इंक्लाइंड ऐसे प्योर रोलिंग करेगा। तो ऑब्वियस है ये रियल पुली डिस्क प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में विद एंगुलर एक्सेलरेशन α3। ठीक है, तो अब देखो ये सॉलिड सिलेंडर घूम भी तो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में α1 एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो इस सॉलिड सिलेंडर पे स्टैटिक फ्रिक्शन आना चाहिए क्योंकि प्योर रोलिंग है। वही स्टैटिक फ्रिक्शन तो इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा, वो मान लो आएगा F1 स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और देखो ये सॉलिड स्फीयर अप द इंक्लाइंड ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमता हुआ। ठीक है, तो इस सॉलिड स्फीयर को नेसेसरी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कौन प्रोवाइड करवाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन F2 स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि डाउन द इंक्लाइंड आएगा F2 स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन दिस सॉलिड स्फीयर। और अब देखो इस T1 टेंशन का जितना नेगेटिव ट्रांजिशनल वर्क डन आएगा, इस T1 टेंशन का उतना ही पॉजिटिव रोटेशनल वर्क डन आ जाएगा। इस T2 टेंशन का जितना पॉजिटिव ट्रांजिशनल वर्क डन आएगा, इस T2 टेंशन का उतना ही नेगेटिव रोटेशनल वर्क डन आ जाएगा। और दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शंस का टोटल वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो इस T1 टेंशन का जितना नेगेटिव ट्रांजिशनल वर्क डन आया, इस T1 टेंशन का उतना पॉजिटिव रोटेशनल वर्क डन, इस T2 टेंशन का जितना नेगेटिव रोटेशनल वर्क डन आया, इस T2 टेंशन का उतना पॉजिटिव ट्रांजिशनल वर्क डन। तो ये जो टेंशंस हैं इनका टोटल वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। और स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन होता है जीरो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग।
और यहां पे ये देखो, ये सॉलिड सिलेंडर CTRM परफॉर्म करेगा प्योर रोलिंग, सॉलिड स्फीयर भी CTRM परफॉर्म करेगा प्योर रोलिंग। CTRM में क्या होता है, ट्रांजिशनल एज वेल एज रोटेशनल, ठीक है। तो देखो ट्रांसलेटिंग बॉडीज ये दोनों हैं, ये दोनों ट्रांजिशनल मोशन भी परफॉर्म करेंगी और रोटेशनल भी, तभी तो ये दोनों CTRM परफॉर्म करेगी प्योर रोलिंग। तो दोनों ट्रांसलेटिंग बॉडीज हैं और दोनों ही ट्रांसलेटिंग बॉडीज के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सेम है a। तो मैं यहां पे डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर सकता हूं, ये जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा ना दोनों के सेंटर ऑफ मास का a, यहां पे मैं डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर सकता हूं। क्या, नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वुड वर्क डन इज नॉन जीरो डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांसलेटिंग मास प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास। उस ट्रिक का यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो अब देखो दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन जीरो आएगा, प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन जीरो होता है, दोनों टेंशंस के वर्क डन का सम जीरो, इन दोनों टेंशंस के वर्क डन का सम जीरो। तो देखो फोर्स कौन से बचे जिनका वर्क डन नॉन जीरो आएगा, ये 60 न्यूटन और ये 32 न्यूटन, ये दो ही तो फोर्स बचे जिनका वर्क डन नॉन जीरो आएगा। तो देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स जिनका वर्क डन नॉन जीरो आया वो क्या आएगा, 60 माइनस 32, सही बात है, डिवाइडेड बाय ट्रांसलेटिंग मास जो कि नॉर्मल मास होता है प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास। तो अब देखो ये CTRM परफॉर्म करेगी ऐसे प्योर रोलिंग, ठीक है, मतलब ट्रांजिशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो इसका ट्रांसलेटिंग मास 10 kg प्लस सॉलिड सिलेंडर का इनर्शियल रोटेशनल मास वो क्या होगा, ICM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इनर्शियल रोटेशनल मास का फॉर्मूला यही होता है, ICM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इनर्शियल रोटेशनल मास का फॉर्मूला होता है ये। इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इनर्शियल रोटेशनल मास वो क्या जाएगा सॉलिड सिलेंडर के केस में, देखो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस वो क्या होगा, mr²/2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आ गया m/2। तो इसका मतलब सॉलिड सिलेंडर के केस में इनर्शियल रोटेशनल मास वो कितना होगा m/2, तो 10/2 मतलब 5 प्लस। अब ये देखो ये रियल पुली डिस्क तो केवल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, तो इसका कौन सा मास यूज होगा, इनर्शियल रोटेशनल मास, ठीक है। तो देखो इन केस ऑफ डिस्क के केस में इनर्शियल रोटेशनल मास क्या आएगा, ICM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास वो क्या होता है, mr²/2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आया m/2। तो इनर्शियल रोटेशनल मास ऑफ दिस रियल पुली डिस्क वो क्या हो जाएगा m/2, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1, ठीक है, प्लस। अब देखो ये जो सॉलिड स्फीयर है ये ऐसे प्योर रोलिंग करेगा ना अप द इंक्लाइंड, तो CTRM परफॉर्म करेगा ट्रांजिशनल एज वेल एज रोटेशनल। तो इसका ट्रांजिशनल मास कितना 4 जो कि नॉर्मल मास होता है, प्लस सॉलिड स्फीयर का इनर्शियल रोटेशनल मास वो क्या आएगा, सॉलिड स्फीयर का इनर्शियल रोटेशनल मास का फॉर्मूला क्या होता है, ICM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वो क्या आता है 2/5 mr² और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर दो तो इनर्शियल रोटेशनल मास आ जाएगा सॉलिड स्फीयर का। तो ये कितना आ गया 2/5 m, तो मतलब 2/5
m कितना 4, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगी 1.296 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू आ गई। ये डायरेक्ट ट्रिक का यूज करते हुए आई है, मतलब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में कम से कम टाइम लगे, उसके लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट ट्रिक का यूज किया। और ये ट्रिक डायरेक्ट ट्रिक कब यूज की जाती है, मतलब जब ट्रांसलेटिंग बॉडीज के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो देखो ये तो प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, ये CTRM और ये भी CTRM, मतलब दोनों प्योर रोलिंग, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं। तो दोनों CTRM परफॉर्म कर रही हैं, तो दोनों के सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और देखो रस्सी यहां पे सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे बंधी हुई है, और ये रियल पुली डिस्क के ऊपर से होती हुई सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे बंधी हुई है। तो मेरे को कुछ अता पता नहीं था कि ये किस सेंस में प्योर रोलिंग करेंगे, तो मैंने मान लिया लेट सॉलिड सिलेंडर ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा डाउन द इंक्लाइंड, और सॉलिड स्फीयर अप द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करेगा। दोनों CTRM करेंगे प्योर रोलिंग, ठीक है। और मैंने ऐसे मान लिया लेट। तो देखो दोनों के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि रस्सी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से बंधी हुई है और यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास से बंधी हुई है। तो जब ऐसा हो मैं तो डायरेक्ट ट्रिक का यूज कर सकता हूं, ताकि न्यूमेरिकल लंबा ना पड़े। डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है, नेट फोर्स ऑन सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वुज वर्क डन इज नॉन जीरो डिवाइडेड बाय ट्रांजिशनल मास प्लस रोटेशनल मास या इनर्शियल रोटेशनल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 1.296 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब जो मैंने माना वो बिल्कुल सही निकला, ठीक है, ऐसा ही होगा। ये सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करेगा, सॉलिड स्फीयर अप द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करेगा, और ये केवल प्योर रोटेशनल मोशन करेगी रियल पुली डिस्क, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो अब देखो प्योर रोलिंग हो रही है, तो इसका मतलब a r∝1 के बराबर आना चाहिए, a r∝2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, सही बात है। तो α1 कितना आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय r, मतलब 1.296 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। तो ये α1 कितना आ जाएगा 6.48 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और यहां पे भी प्योर रोलिंग हो रही है, क्योंकि दोनों इंक्लाइंड इनफ रफ दे रखे हैं, रफनेस काफी है, उसकी टेंशन मत लो, मतलब दोनों जगह पे प्योर रोलिंग होनी ही होनी, ठीक है। तो यहां पे भी प्योर रोलिंग हो रही है, और ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ जाएगा ये सॉलिड स्फीयर अप द इंक्लाइंड। तो प्योर रोलिंग हो रही है, तो a इज इक्वल टू r∝2 होना चाहिए। तो α2 क्या आ जाएगा, a बाय में r, रेडियस 0.15 मीटर। तो α2 कितना आ जाएगा 8.64 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और देखो ये जो रस्सी है ना, ये रियल पुली डिस्क पे से नहीं फिसलेगी, इनफैक्ट ये रियल पुली डिस्क रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो ये रस्सी पुली पे से नहीं फिसलेगी, इसलिए क्या होगा, a r∝3 के बराबर होगा। तो α3 कितना आ गया, a बाय r, मतलब 1.296 डिवाइडेड बाय r, रेडियस ऑफ रियल पुली डिस्क 0.1। तो α3 कितना आ गया 12.96 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अब देखो ये जो F1 स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा सॉलिड सिलेंडर पे अप द इंक्लाइंड, ये कैसे निकालो, यही तो नेट टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा,
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा F1 इंटू में R 0.2 इज इक्वल टू ICM इंटू में α1 ICM सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस वो क्या आएगा mr²/2, तो 10 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में α1 कितना आया 6.48। तो यहां से F1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ये कितनी आएगी, ये आएगी 6.48 न्यूटन, ठीक है, इतनी आएगी F1 की वैल्यू। और देखो ये जो सॉलिड स्फीयर है प्योर रोलिंग करेगा ऐसे अपनी इंक्लाइंड बिल्कुल करेगा, कोई डाउट नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल मोशन भी तो परफॉर्म करेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क भी चाहिए, वो F2 स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाएगा। तो नेट टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस F2 इंटू में R 0.15 इज इक्वल टू ICM इंटू में α2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो क्या आएगा 2/5 mr² इंटू में α2 कितना आया 8.64, ठीक है। तो यहां से F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितनी आएगी 2.0736 न्यूटन। F1 स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, F2 स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी बाकी है, बस दोनों रस्सियों में टेंशन। तो देखो इस सॉलिड सिलेंडर पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड आएगा कितना 60 माइनस F1 6.48 माइनस T1 यही तो आएगा इज इक्वल टू मास 10 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डाउन द इंक्लाइंड A, और वो कितना 1.296, ठीक है। तो यहां से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी 40.56 न्यूटन। रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2 फाइंड आउट करनी बाकी है, वो कैसे करूं, इस सॉलिड स्फीयर पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स अप द इंक्लाइंड आना चाहिए, और वो कितना आएगा T2 माइनस 32 माइनस F2 माइनस 2.0736, ये आएगा सॉलिड स्फीयर पे नेट फोर्स अप द इंक्लाइंड इज इक्वल टू मास 4 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर अप द इंक्लाइंड A 1.296। तो जब आप यहां से T2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये कितनी निकल के आएगी 39.2579 न्यूटन, ठीक है। रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 निकल गई, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2 निकल गई, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ये जो सॉलिड सिलेंडर है ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा, और ये सॉलिड स्फीयर ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ अप द इंक्लाइन जाएगा, और ये रियल पुली डिस्क केवल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में α3 एंगुलर एक्सेलरेशन से। अब देखो प्योर रोलिंग की कंडीशन निकालते हैं। अब तक ऐसा गिवन था कि ये दोनों प्योर रोलिंग करेंगे ही करेंगे, मतलब दोनों इंक्लाइंड काफी रफ हैं, लेकिन कम से कम कितने रफ होने चाहिए इंक्लाइंड, वो निकालते हैं प्योर रोलिंग की कंडीशंस। मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये इंक्लाइंड और ये इंक्लाइंड इंडिविजुअली कम से कम कितने रफ जरूर होने चाहिए। तो इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में आओ, ये दोनों प्योर रोलिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे,
और दोनों इनफ रफ दे रखे हैं कि ये प्योर रोलिंग कर सकें। तो जो इस सॉलिड सिलेंडर पे F1 स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड, वो कितना आया 6.48। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। 6.48 न्यूटन जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। μ1 इंटू में 80, तो यहां से क्या आई, μ1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.081। अब आओ यहां पे, इस सॉलिड स्फीयर पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वो डाउन द इंक्लाइंड आएगा F2, कितना 2.0736। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन के रेंज में भी होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू μ2 इंटू में 24, नॉर्मल रिएक्शन 24 आएगी ना, μ2 इंटू में 24, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, μ2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.0864। मतलब देखो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.081 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.0864 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में ये सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करेगा और ये सॉलिड स्फीयर अप द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करेगा। सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 1.296 होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट भी करेगा। कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से, α1, इतने एंगुलर एक्सेलरेशन से। और सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास अप द इंक्लाइंड चलेगा या ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो केवल ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करता है ना। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड होगा कितना, 1.296। मतलब ये सॉलिड स्फीयर ऐसे प्योर रोलिंग करेगा और ये साथ साथ में अबाउट सेंटर ऑफ मास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट भी करेगा α2 एंगुलर एक्सेलरेशन से। और ये रियल पुली डिस्क केवल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में α3 एंगुलर एक्सेलरेशन से। रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 आएगी, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2 आएगी। और इस इंक्लाइंड के द्वारा, इस रफ इंक्लाइंड के द्वारा इस सॉलिड सिलेंडर पे अप द इंक्लाइंड F1 स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। इस रफ इंक्लाइंड के द्वारा इस सॉलिड स्फीयर पे डाउन द इंक्लाइंड F2 स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और जब ऐसा होगा तो ये जरूर होना चाहिए, μ1 0.081 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, μ2 0.0864 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है देखो, दो इंक्लाइंड है, ये इंक्लिनेशन 37 डिग्री और ये इंक्लिनेशन 53 डिग्री गिवन है, और ये ग्राउंड है, ये दोनों इंक्लाइंड है, ठीक है। और यहां पे एक रियल पुली डिस्क लगी हुई है, पुली, और वो भी डिस्क,
जिसका मास कितना है 2 kg और रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे 3 kg का ब्लॉक है, ये मासलेस स्ट्रिंग, और ये सॉलिड सिलेंडर है। ये क्या है? सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये रस्सी यहां पे सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे बंधी हुई है, और मान लो ये इंक्लाइंड इनफ रफ है, इसकी टेंशन मत लो, काफी रफ है। और मान लो 3 kg और इस इंक्लाइंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, मतलब ये इंक्लाइंड भी रफ है। 3 kg और इस रफ इंक्लाइंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है, म्यू। और इस सॉलिड सिलेंडर का मास कितना गिवन है? 5 kg और रेडियस 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट दिस सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड म्यू, उसकी वैल्यू कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए कि ये सिस्टम आराम से इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहे, सॉलिड सिलेंडर भी रेस्ट पे रहे और ये पुल्ली डिस्क ये भी रेस्ट पे रहे, मतलब ये पुल्ली ना घूमे, और 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहे, रेस्ट पुल्ली भी रेस्ट पे रहे, मतलब पुल्ली ना घूमे। 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहा तो सीधी सी बात है पुल्ली घूमेगी नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। और अगर पुल्ली नहीं घूमी तो सीधी सी बात है सॉलिड सिलेंडर ये भी रेस्ट पे रहेगा आराम से इसी पोजीशन पे। सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा और ये घूमेगा भी नहीं, ठीक है, मतलब सॉलिड सिलेंडर रेस्ट पे रहेगा, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ऐसा होने के लिए म्यू की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूं, लेट सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 30 कोस 37 और 30 साइन 37। 30 कोस 37 कितना आएगा? 30 इंटू में 4/5 मतलब 24 न्यूटन, और N1 नॉर्मल रिएक्शन 24 न्यूटन, और 30 साइन 37 90 भाग में 5 18 न्यूटन, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर पे mg फोर्स आएगा 50 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 50 कोस 53 30 न्यूटन और 50 साइन 53 40 न्यूटन, ठीक है। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा कितना? 30 न्यूटन, सही बात है, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, मतलब 3 kg भी रेस्ट पे और ये पुल्ली भी नहीं घूमेगी और ये सॉलिड सिलेंडर भी रेस्ट पे रहेगा। तो देखो सॉलिड सिलेंडर अगर रेस्ट पे है, मतलब यहीं का यहीं पे इस रस्सी के सारे, तो सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा और सॉलिड सिलेंडर घूमेगा भी नहीं। तो सॉलिड सिलेंडर नहीं घूमेगा तो इसका मतलब 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, मतलब एब्सोल्युटली सॉलिड सिलेंडर रेस्ट पे रहेगा इस रस्सी के सारे। तो सॉलिड सिलेंडर पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 40 न्यूटन, तभी तो सॉलिड सिलेंडर पे नेट फोर्स 0 होगा। और ये पुल्ली भी नहीं घूमेगी, तो इसका मतलब रस्सी के इस पोर्शन में जितनी टेंशन आई है 40 न्यूटन, इस पोर्शन में भी उतनी टेंशन आनी चाहिए 40 न्यूटन, ठीक है। और 3 kg रेस्ट पे रहे,
तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कुछ ऐसे, और कितना 22 न्यूटन, क्योंकि 18 प्लस 22 तभी तो 40 होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा 3 kg ब्लॉक पे। ठीक है, ये आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 3 kg ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे आएगा 22 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन, तभी ये मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इस रस्सी में टेंशन 40 न्यूटन आएगी, यहाँ पे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो अब देखो, अगर ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है 22 न्यूटन 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू में 24। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन क्या आई, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 22/24, या म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.916। ये मेरा आंसर हो गया। ये इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन कि ये जो 3 kg और इस रफ इंक्लाइंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना म्यू, अगर वो 0.916 के बराबर या उससे ज्यादा हुआ ना, तो ये पूरा सिस्टम आराम से मस्त इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये पक्का है। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू सो दैट दिस सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, वो कितनी आई 0.916। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फाइंड आउट करनी थी कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, और वो निकल के आई है 0.916। तो इस सेकंड न्यूमेरिकल के लिए जो मैंने निकालना था मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट दिस सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, वो म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी आई 0.916। इसको बस साइड में कर लो, इसका कहीं आगे यूज हो सकता है। ठीक है, वैसे हम अब आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, बिल्कुल यही है, बस गिवन क्या है, अब ये इंक्लाइंड स्मूथ हो गया। ठीक है, अब ये इंक्लाइंड क्या गिवन है स्मूथ, और ये इनफ रफ है। ठीक है, ये इंक्लाइंड इनफ रफ है, काफी रफ है, इसकी टेंशन मत लो। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉलिड सिलेंडर मास 5 kg, रेडियस 20 सेंटीमीटर, और ये जो सॉलिड सिलेंडर जिस इंक्लाइंड पे रखा है ना, ये काफी रफ है, इसकी टेंशन मत लो, काफी रफ है। और ये एंगल 53 डिग्री, और ये इंक्लिनेशन 37 डिग्री। ये इंक्लाइंड स्मूथ है अब की बार। ठीक है, ये इंक्लाइंड स्मूथ है, और ये इंक्लाइंड इनफ रफ है। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल जैसा ही है बिल्कुल, बस फर्क ये हो गया, ये इंक्लाइंड स्मूथ हो गया। 3 kg ब्लॉक, रियल पुली डिस्क का मास 2 kg, रेडियस 10 सेंटीमीटर। सॉलिड सिलेंडर मास 5 kg, रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंक्लिनेशन 37 डिग्री, ये इंक्लिनेशन 53 डिग्री। ये इंक्लाइंड स्मूथ है, और ये इंक्लाइंड इनफ रफ है, काफी रफ है ये वाला इंक्लाइंड, इसकी टेंशन मत लो। तो मैंने क्या किया, इस 3 kg ब्लॉक को यहां पे रख दिया स्मूथ इंक्लाइंड पे, और इस सॉलिड सिलेंडर को यहां पे रख दिया इस रफ इंक्लाइंड पे, और ये रियल पुली डिस्क है, स्टेशनरी रियल पुली डिस्क। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन और सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन जितना होगा
सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन उतना ही आएगा, क्योंकि रस्सी यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे बंधी हुई है ना। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। और यहां पे ऐसा गिवन है कि ये इंक्लाइंड काफी रफ है कि ये सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा, ठीक है। और इस रियल पुली डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, क्योंकि रियल पुली डिस्क तो स्टेशनरी है ना, ये तो केवल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली फाइंड आउट करो, और रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो, टेंशंस, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। तो अब देखो 3 kg पे जो mg फोर्स आएगा उसको दो कंपोनेंट में ऑलरेडी रिजोल्व कर चुका हूं, 24-18 और नॉर्मल रिएक्शन 24, स्मूथ इंक्लाइंड है। ये इंक्लाइंड काफी रफ है, इसकी टेंशन मत लो। और जो सॉलिड सिलेंडर पे mg फोर्स आएगा उसको दो कंपोनेंट में ऑलरेडी रिजोल्व कर चुका हूं, 30 न्यूटन 40 न्यूटन। ये एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है, ध्यान रहे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, ध्यान रहे, ये एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है, ठीक है। और एन टू नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ इंक्लाइंड 30 न्यूटन आएगा सॉलिड सिलेंडर पे। तो अब देखो ऐसा गिवन है, ये वाला इंक्लाइंड काफी रफ है, काफी रफ, कि ये प्योर रोलिंग कर सकता है। और देखो ये वाला इंक्लाइंड तो स्मूथ हो गया, ये वाला इंक्लाइंड तो स्मूथ हो गया। अगर ये इंक्लाइंड स्मूथ ना होता, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.916 के बराबर या उससे ज्यादा होता तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता, लेकिन ये इंक्लाइंड तो स्मूथ हो गया। म्यू 0 है ना यहाँ पे, ऑब्वियसली 0.916 से कम ही है, ठीक है। तो ये तो पक्का ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, सिस्टम नॉट एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, जो कि ऑब्वियसली 0.916 से कम ही है, क्योंकि ये इंक्लाइंड स्मूथ है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। और देखो 3 kg ब्लॉक ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा और सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा, ऐसा गिवन है कि ये इंक्लाइंड काफी रफ है, काफी रफ। तो अब देखो 3 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आएगा वही एक्सेलरेशन सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का आएगा, क्योंकि ये रस्सी यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे बंधी हुई है। तो ट्रांसलेटिंग बॉडीज कौन सी हैं, 3 kg और सॉलिड सिलेंडर। वैसे तो सॉलिड सिलेंडर CTRM परफॉर्म करेगा प्योर रोलिंग, लेकिन सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास तो ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये दो ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेंगे और दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा, मतलब 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन और सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सेम आएगा, ट्रांसलेटिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम। लेकिन मुझे ये नहीं पता किस सेंस में यहां पे मोशन होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, लेट 3 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट होगा ए एक्सेलरेशन से, तो सीधी सी बात है सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा ए ही एक्सेलरेशन से, क्योंकि ये रस्सी सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से बंधी हुई है। ये मैं ऐसा मान के चला, मुझे पता नहीं था किस सेंस में मोशन होगा, मैंने ऐसा मान लिया 3 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट होगा ए एक्सेलरेशन से, और ये सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और यहां पे जो ट्रांसलेटिंग बॉडीज है ना दोनों, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा ए। तो जब ऐसा हो तो आप डायरेक्ट ट्रिक का यूज कर सकते हो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अभी देखो मान लो रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T1, इस पोर्शन में टेंशन आएगी T2, ठीक है। और मान लो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा क्लॉकवाइज सेंस में वो आएगा α1, और ये रियल पुली डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होगी मान लो α2 एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो अब देखो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन आया है, या जो ये सॉलिड सिलेंडर अबाउट सेंटर ऑफ मास या अबाउट इट्स एक्सिस
रोटेट होगा क्लॉकवाइज सेंस में, उसको टॉर्क कौन प्रोवाइड करवाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो प्रोवाइड करवाएगा, एफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब इस सॉलिड सिलेंडर पे स्टैटिक फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड आएगा, ठीक है। यही तो इसको क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा। और अब देखो यहां पे 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहना नहीं, क्योंकि ये स्मूथ हो गया इंक्लाइंड। और मैंने ऐसा मान लिया 3 kg ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा अप द इंक्लाइंड, और ये सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा। तो यहाँ पे 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि स्मूथ इंक्लाइंड है ना। तो देखो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं? दोनों ट्रांसलेटिंग बॉडीज हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ए, मतलब सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए, 3 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए होगा। तो जब ऐसा हो तो शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हो। वो क्या कहती है? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वुज वर्क डन इज नॉन जीरो डिवाइडेड बाय मास प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास ऑफ सिस्टम। तो अब देखो इस T1 टेंशन का जितना पॉजिटिव ट्रांजिशनल वर्क डन आएगा, इस T1 टेंशन का उतना ही नेगेटिव रोटेशनल वर्क डन आएगा। इस T2 टेंशन का जितना पॉजिटिव रोटेशनल वर्क डन आएगा, इस T2 टेंशन का उतना ही नेगेटिव ट्रांजिशनल वर्क डन आएगा। तो दोनों टेंशंस के वर्क डन का सम 0, इन दोनों टेंशंस के वर्क डन का सम 0। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, टोटल वर्क डन 0 होता है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। यहाँ पे प्योर रोलिंग होगी ना, ऐसा गिवन है कि ये इंक्लाइन काफी रफ है, उसकी टेंशन मत लो। तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन कितना आता है? 0। दोनों टेंशंस का टोटल वर्क डन 0, इन दोनों टेंशंस का टोटल वर्क डन 0, स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन 0। तो फोर्सेज कौन से बचे जिनका वर्क डन नॉन जीरो आएगा? ये 40 न्यूटन और ये 18 न्यूटन, दो ही तो बचे। तो नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वुज वर्क डन इज नॉन जीरो, वो कितना आ जाएगा? 40 माइनस 18, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या अलोंग है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या अपोजिट है, इसलिए माइनस 18 डिवाइडेड बाय मास प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास। अब देखो ये तो केवल ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा, तो 3 kg मास प्लस, अब ये केवल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, तो इसका इनर्शियल रोटेशनल मास कितना होगा? mr² बाय 2 डिवाइडेड बाय r²। ICM बाय में r² होता है ना इनर्शियल रोटेशनल मास। तो ये कितना आ गया? m/2, मतलब 2/2 1 प्लस। अब देखो ये ट्रांजिशनल मोशन भी परफॉर्म करेगा और रोटेशनल भी, CTRM प्योर रोलिंग। तो सिंपल मास 5 kg क्योंकि ट्रांजिशनल परफॉर्म कर रहा है, प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास। तो देखो वो क्या आएगा? ICM डिवाइडेड बाय r²। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस mr² बाय 2 आता है डिवाइडेड बाय r²। तो ये आ गया m/2, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से जब आप a की वैल्यू निकालोगे, ये कितनी आएगी? ये आएगी 1.913 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.913 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब देखो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का यूज किया ताकि कम से कम टाइम में न्यूमेरिकल सोल्व हो सके। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, और नेट टॉर्क इज इक्वल टू ICM इनटू अल्फा। उससे भी सोल्व किया जा सकता है न्यूमेरिकल, लेकिन उससे लंबा पड़ेगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज किया, और वो भी मैं तब कर पाया क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेटिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, तभी कर सकते हो इस शॉर्ट ट्रिक को यूज। तो अब देखो ये प्योर रोलिंग करेगा, तो इसका मतलब A वो किसके बराबर होगा? r∝1 के बराबर। तो α1 कितना आ जाएगा? A डिवाइडेड बाय r, मतलब 1.913 डिवाइडेड बाय रेडियस 0.2।
ठीक है। और अल्फा 1 कितना आएगा, ये 9.565 9.565 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अल्फा 1 एंगुलर एक्सेलरेशन इन क्लॉकवाइज सेंस वो निकल आया, ए निकल आया। अब जो एफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो फाइंड आउट करना बाकी है, T1 T2 भी फाइंड आउट करने बाकी हैं और अल्फा 2 भी। अल्फा 2 देखो वो कितना आएगा, A डिवाइडेड बाय R। क्योंकि देखो ये जो रस्सी है ना, ये इस रियल पुली डिस्क पे से फिसलेगी नहीं, इनफैक्ट ये रियल पुली डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी अल्फा 2 एंगुलर एक्सेलरेशन से। इसीलिए A किसके बराबर होना चाहिए, R अल्फा 2 के बराबर। तो अल्फा 2 कितना आ गया, A 1.913 डिवाइडेड बाय R, रेडियस ऑफ डिस्क 0.1। तो ये अल्फा 2 कितना आएगा, 19.13 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन F वो कैसे निकालूं, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई कर दो, F इंटू में 0.2 इज इक्वल टू ICM या अबाउट एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाय 2 इंटू में अल्फा 1 9.565। ठीक है। तो यहां से F स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितनी आएगी, 4.7825 न्यूटन। इन दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करने बाकी है। तो देखो इस 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स अप द इंक्लाइंड आएगा कितना, T1 माइनस 18, इतना ही तो आएगा क्योंकि 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, स्लिपिंग जरूर होगी, लेकिन 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ना क्योंकि ये स्मूथ इंक्लाइंड है। तो नेट फोर्स अप द इंक्लाइंड कितना आया, T1 माइनस 18 इज इक्वल टू मास 3, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड 1.913। और देखो ये A की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो इसका मतलब जो मैंने मानना था ना कि ये सिस्टम इस सेंस में मोशन करेगा वो बिल्कुल सही निकला था, क्योंकि A की वैल्यू पॉजिटिव आई थी। तो T1 माइनस 18 इज इक्वल टू 3 इंटू में एक्सेलरेशन 1.913। तो यहां से T1 की वैल्यू आ जाएगी, ये जो T1 की वैल्यू ये कितनी आएगी, 23.74 न्यूटन। और अब रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2 वो कैसे फाइंड आउट की जाए, इस सॉलिड सिलेंडर पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड वो कितना आएगा, 40 माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन 4.7825 माइनस T2 इज इक्वल टू मास 5 और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड वो कितना 1.913। तो यहां से T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप, और ये T2 की वैल्यू कितनी आएगी 25.6525 न्यूटन, 25.6525 न्यूटन इतनी आएगी। ठीक है। रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन इतनी आएगी। और अब देखो ये प्योर रोलिंग करेगा सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड, और 3 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा। ये रियल पुली डिस्क स्टेशनरी है, लेकिन ये प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा 2 एंगुलर एक्सेलरेशन से। अब यहाँ पे इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में इसके प्योर रोलिंग की कंडीशन निकालते हैं, मतलब ये जो मैंने दे रखा था ना कि ये इंक्लाइंड काफी रफ है, वो कम से कम कितना रफ जरूर होना चाहिए। तो इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में देखो इस सॉलिड सिलेंडर पे अपनी इंक्लाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन आया इतना 4.7825। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू में 30। ठीक है।
यहां से क्या आएगा, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.16। ठीक है, मतलब यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना वो 0.16 के बराबर या उससे ज्यादा जरूर होना चाहिए। ठीक है, जब ऐसा होगा 3 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट होगा ए एक्सेलरेशन से, सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा। सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड ए होगा और अबाउट सेंटर ऑफ मास या अबाउट एक्सिस क्लॉकवाइज सेंस में α1 एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट भी करेगा और ऐसे एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 4.7825 न्यूटन। और ये रियल पुली डिस्क केवल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी क्लॉकवाइज सेंस में α2 एंगुलर एक्सेलरेशन से। रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 23.74 न्यूटन आएगी, इस पोर्शन में टेंशन T2 25.6525 न्यूटन आएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे बिल्कुल इस जैसा, लेकिन अब क्या होगा, ये जो इंक्लाइंड है ना ये रफ होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी जैसा न्यूमेरिकल है, लेकिन अब ये वाला इंक्लाइंड भी रफ हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4th, न्यूमेरिकल नंबर 4th में देखो क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 4th, फोर्थ न्यूमेरिकल थर्ड न्यूमेरिकल जैसा ही है, लेकिन इस वाला इंक्लाइंड वो भी रफ हो जाएगा। तो देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो दो इंक्लाइंड हैं, दोनों रफ हैं, ये एंगल, ये इंक्लिनेशन 37 डिग्री, ये इंक्लिनेशन 53 डिग्री और ये ग्राउंड है। और यहां पे एक स्टेशनरी रियल पुली डिस्क लगी हुई है। ठीक है, इसका मास 2 kg, रेडियस 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल थर्ड न्यूमेरिकल जैसा ही है। और ये 3 kg का ब्लॉक थर्ड न्यूमेरिकल में भी ऐसा ही था। और यहां पे क्या, सॉलिड सिलेंडर, ये मासलेस स्ट्रिंग रियल पुली डिस्क के ऊपर से होती हुई सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है। और ये जो इंक्लाइंड है ये इनफ रफ है, काफी रफ है, इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, कि ये प्योर रोलिंग कर सके, ये सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग कर सके इस इंक्लाइंड पे, इसलिए ये काफी रफ है। ये वाला जो इंक्लाइंड है ना ये अब की बार रफ गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड दिस रफ इंक्लाइंड, ये जो μ1 है ये 0.3 गिवन है। सॉलिड सिलेंडर का मास अगेन 5 kg गिवन है, रेडियस 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, एक्सेलरेशंस फाइंड आउट करने हैं। और ऐसा गिवन है ना कि ये वाला इंक्लाइंड काफी रफ है कि ये प्योर रोलिंग कर सके इस इंक्लाइंड पे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये वाली डिस्क पुली केवल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकती है, तो पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो।
और रस्सी के इस पोर्शन में और इस पोर्शन में टेंशन फाइंड आउट करो, टेंशंस। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये काफी रफ है, इसकी टेंशन मत लो। सेकंड न्यूमेरिकल में बिल्कुल ऐसा ही था, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था या म्यू1 कुछ भी मान लो, वो गिवन नहीं था। सेकंड न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसा ही था, रियल पुली डिस्क 2 kg मास 10 सेंटीमीटर रेडियस, 3 kg ब्लॉक था, सॉलिड सिलेंडर था 5 kg मास 20 सेंटीमीटर रेडियस का, इंक्लिनेशन 37 डिग्री 53 डिग्री। सेकंड न्यूमेरिकल में बिल्कुल ऐसा ही था, और ये इंक्लाइंड रफ गिवन था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड दिस रफ इंक्लाइंड म्यू1 या म्यू जो भी है वो था। और इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई थी कि ये म्यू 0.916 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब दिस म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.916। और इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में आओ, यहां पे म्यू1 कितना गिवन है 0.3, तो 0.3 तो 0.916 से कम ही है, तो इसका मतलब सिस्टम इस फोर्थ न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम पे तो नहीं रहेगा, सिस्टम नॉट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल में किया था बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल था, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.916 के बराबर या उससे ज्यादा हो तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। लेकिन इस फोर्थ न्यूमेरिकल में यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन है, जो कि 0.916 से कम ही है, तो ये तो बात सीधी सी है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा ये। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा तो यहां पे स्लिपिंग होगी और ये प्योर रोलिंग करेगा, ऐसा गिवन है। तो किस सेंस में मोशन होगा? थर्ड न्यूमेरिकल में आओ, थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन था, ये जो इंक्लाइंड है ना स्मूथ गिवन था, बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल में, थर्ड न्यूमेरिकल में बिल्कुल यही न्यूमेरिकल था, लेकिन ये इंक्लाइंड स्मूथ था, तब ये सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट किया था। अब ये इंक्लाइंड रफ है, म्यू1 0.3 गिवन है, तो इस प्रेजेंट केस में ये सिस्टम ऐसे ही एक्सेलरेट होगा, इक्विलिब्रियम पे तो रहना नहीं। तो जब ये इंक्लाइंड स्मूथ था थर्ड न्यूमेरिकल में, तो ये सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट हुआ था। तो अब इस प्रेजेंट केस में म्यू1 0.3 गिवन है, जो कि 0.916 से तो कम ही है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तो रहना नहीं। तो इसका मतलब इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में, फोर्थ न्यूमेरिकल में, ये सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट होगा, ऐसे ही जैसा स्मूथ वाले में हुआ था। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए, और ये सॉलिड सिलेंडर ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा, ये पक्का है। सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए। ठीक है, और यहां पे 3 kg ब्लॉक पे इस रफ इंक्लाइन के द्वारा ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो देखो 3 kg ब्लॉक पे जो mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 30 cos 37 कितना हो जाएगा 24 न्यूटन, 30 sin 37, 30 या 90 भाग में 5 18 न्यूटन। ठीक है, और N1 नॉर्मल रिएक्शन 24 न्यूटन आएगी। मान लो रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T1, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T2। ठीक है, और मान लो ये डिस्क ऑब्वियसली, मान लो क्या ऑब्वियसली होगा, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी α1 एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है, और देखो ये जो सॉलिड सिलेंडर है ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा, क्योंकि ये इंक्लाइन काफी रफ गिवन है, इसकी टेंशन मतलब। तो सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस या अबाउट सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा, मान लो α2 एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो अब देखो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक पे, कितना 0.3 इंटू में 24, मतलब 7.2 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। और ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F,
ऑन दिस सॉलिड सिलेंडर बाय दिस रफ इंक्लाइंड, वही तो इसको क्लॉकवाइज सेंस में नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा। और mg फोर्स आएगा 50 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 50 कोस 53 50 साइन 53, 50 कोस 53 क्या हो जाएगा 50 इंटू में 3/5, तो मतलब 30 न्यूटन। 50 साइन 53 कितना आएगा 50 इंटू में 4/5 मतलब 40 न्यूटन। और जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी N2 वो कितनी आएगी 30 न्यूटन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन 7.2 न्यूटन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा क्योंकि प्योर रोलिंग है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड ए होगा, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड ए होगा। सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन दोनों सेम है। वो कैसे? क्योंकि ये रस्सी सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है ना, ऐसे। तो अब देखो ये ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा और ये प्योर रोलिंग सीटीआरएम में ट्रांजिशनल मोशन भी तो है, सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा ना डाउन द इंक्लाइंड सॉलिड सिलेंडर का। तो ये सीटीआरएम ये भी सीटीआरएम ना, सॉरी ये ट्रांजिशनल और ये सीटीआरएम, ये केवल ट्रांजिशनल मोशन और ये सीटीआरएम। सीटीआरएम में क्या होता है, और यहाँ पे सीटीआरएम में भी प्योर रोलिंग, मतलब सेंटर ऑफ मास केवल ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा और अबाउट एक्सिस या अबाउट सेंटर ऑफ मास केवल रोटेशन होता है। तो ये तो ट्रांजिशनल मोशन ओनली ट्रांजिशनल, और ये सीटीआरएम में भी प्योर रोलिंग, और सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल और सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशनल। तो ये प्योर ट्रांजिशनल और इसमें ट्रांजिशनल भी है, ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल। तो ये ट्रांसलेटिंग बॉडी और ये भी ट्रांसलेटिंग बॉडी है एक तरह से। वैसे ये ट्रांसलेटिंग प्लस रोटेशनल है, ये केवल ट्रांसलेटिंग है। तो दोनों ट्रांसलेटिंग बॉडीज होगी और दोनों ट्रांसलेटिंग बॉडीज के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम a। तो जब ऐसा हो तो ये एक्सेलरेशन a आप डायरेक्ट ट्रिक का यूज करते हुए निकाल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हुए बिल्कुल निकाल सकते हो। जब ट्रांसलेटिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम हो ना a, तो वो a आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हुए निकाल सकते हो। और वो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हिच वर्क डन इज नॉन जीरो डिवाइडेड बाय ट्रांसलेटिंग मास प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास ऑफ सिस्टम। तो अब देखो इस T1 टेंशन का जितना पॉजिटिव ट्रांजिशनल वर्डन आएगा, इस T1 टेंशन का उतना ही नेगेटिव रोटेशनल वर्डन आ जाएगा। इस T2 टेंशन का जितना पॉजिटिव रोटेशनल वर्डन आएगा, इस T2 टेंशन का उतना ही नेगेटिव ट्रांजिशनल वर्डन आ जाएगा। तो दोनों टेंशंस का वर्डन का सम जीरो, यहाँ पे भी दोनों टेंशंस के वर्डन का सम जीरो। और ये प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन, और प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्डन क्या होता है, जीरो। नॉर्मल रिएक्शंस का तो वर्डन जीरो रहेगा ही। तो देखो यहां पे वर्डन कौन से फोर्स का आया, इस 40 न्यूटन का और इस 18 न्यूटन का और इस 7.2 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन जिनका वर्डन नॉन जीरो है वो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 18 माइनस 7.2 इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ट्रांसलेटिंग मास या जो नॉर्मल मास होता है प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास ऑफ सिस्टम। अब देखो 3 kg ब्लॉक तो केवल ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा, तो केवल ट्रांसलेटिंग मास 3 प्लस, अब देखो ये जो पुली है ये केवल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसका कौन सा मास यूज होगा, इनर्शियल रोटेशनल मास। और इनर्शियल रोटेशनल मास वो क्या होता है, ICM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और डिस्क का ICM कितना होता है, mr² बाय 2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो डिस्क के केस में इनर्शियल रोटेशनल मास वो कितना आ गया, m/2, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस। अब देखो ये क्या परफॉर्म करेगा, CTRM प्योर रोलिंग। ठीक है, तो इसमें ट्रांजिशनल मास भी है
और इनर्शियल रोटेशनल मास भी है, तो ट्रांजिशनल मास वो कितना 5 प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास वो m/2 ही आएगा, क्योंकि इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस mr²/2 ही होता है। तो सॉलिड सिलेंडर का जो इनर्शियल रोटेशनल मास आएगा वो m/2 आएगा, मतलब 5/2। ठीक है, तो यहां से जब आप a की वैल्यू निकालोगे, ये कितनी आएगी, ये आएगी 1.286 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए निकल गया। ठीक है, अब देखो ये प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा ना सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड, बिल्कुल ए पॉजिटिव आना भी चाहिए था और आया भी है, और ये सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा डाउन द इंक्लाइंड। तो इसका मतलब ए आर α2 के बराबर होना चाहिए। तो α2 कितना आ जाएगा, ए 1.286 डिवाइडेड बाय आर 0.2। तो यहां से ये α2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, α2 की वैल्यू 6.434 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये जो रस्सी है ना, इस रियल पुली डिस्क पे से फिसलेगी नहीं, इनफैक्ट ये रियल पुली डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी। तो अगर ऐसा है तो ये ए किसके बराबर होना चाहिए, आर α1 के बराबर। तो α1 भी निकलाया a बाय में 0.1, मतलब 1.286 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये कितना आ जाएगा, α1 12.86 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, α1 α2 निकल गए, ए निकल गया। अब देखो F स्टैटिक फ्रिक्शन ये कैसे निकले, नेट टॉर्क इज इक्वल टू ICM इंटू में α2 अप्लाई कर दो इस सॉलिड सिलेंडर पे, तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाएगा, और वो कितना होगा F इंटू में R 0.2। और ये किसके बराबर होगा, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस या अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो कितना होगा mr²/2 इंटू में α2। α2 कितना आया 6.434। तो यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितनी आएगी 3.217 न्यूटन। ठीक है, अब रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 और इस पोर्शन में टेंशन T2 फाइंड आउट करनी बाकी है। तो 3 kg पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स अप द इंक्लाइंड आएगा कितना, T1 माइनस 18 माइनस 7.2। ठीक है, इज इक्वल टू मास 3, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड 1.286। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 29.06 न्यूटन। रस्सी के इस पोर्शन में T2 ये कैसे पता लगाऊं, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2, इस सॉलिड सिलेंडर पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड आएगा 40 माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन F 3.217 माइनस T2 टेंशन इज इक्वल टू मास 5, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड 1.286। ठीक है, तो यहां से T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितनी आएगी T2 की वैल्यू 30.353 न्यूटन, 30.353 न्यूटन। रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 निकल गई, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2 निकल गई। ठीक है, और
इस सॉलिड सिलेंडर पे ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन F वो निकल गया, और ये सॉलिड सिलेंडर ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा, और ये 3 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा A एक्सेलरेशन से। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 7.2 न्यूटन। और ये जो सॉलिड सिलेंडर है ना ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा डाउन द इंक्लाइंड। सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड A होगा, और सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस क्लॉकवाइज सेंस में घूमता हुआ भी आएगा α2 एंगुलर एक्सेलरेशन से। और ये रियल पुली डिस्क केवल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी क्लॉकवाइज सेंस में α1 एंगुलर एक्सेलरेशन से। रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2, और सॉलिड सिलेंडर पे अप द इंक्लाइंड F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा इतना। अब देखो, जो मैंने मानना था कि ये वाला इंक्लाइंड काफ़ी रफ है कि ये सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग कर सके, और जो कि यहाँ पे प्योर रोलिंग कर भी रहा है, लेकिन कम से कम कितना रफ जरूर होना चाहिए वो फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो, जब ये प्योर रोलिंग करेगा ऐसे, तो 3 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में, जैसा आया भी है रिजल्ट। तो सॉलिड सिलेंडर पे अप द इंक्लाइंड कितना स्टैटिक फ्रिक्शन आया? 3.217। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। μ2 इंटू में नॉर्मल रिएक्शन 30, तो यहां से क्या आएगा? μ2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1072। तो ये प्योर रोलिंग की कंडीशन आ गई, मतलब इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में ये जो रफ इंक्लाइंड है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 0.1072 के बराबर या उससे ज्यादा जरूर होना चाहिए, तभी ये 3 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और ये सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा। सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड A होगा, और ऐसे F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2, और ये रियल पुली डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में केवल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी α1 एंगुलर एक्सेलरेशन से। और ये सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा ना, तो अबाउट इट्स एक्सिस या अबाउट सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट भी करेगा α2 एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो ये बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।